हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस अकाउंटिंग। तो भाई अब अकाउंटिंग नहीं, अब एडवांस अकाउंटिंग पर जो है चलना है। तुम्हारा जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, और इस पेपर में कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो लगभग 70 से 80 नंबर का जो है आएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा है? कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, जो है 14 नंबर का एक सवाल आता है, और 6 नंबर छोटे टॉपिक्स हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स है, डिविडेंड है, ऐसे कुछ टॉपिक है। उसमें से एक सवाल मानकर चलें 6 नंबर का आता है, तो 20 नंबर वो मानकर चलें, और एक ब्रांच अकाउंटिंग 6 नंबर का सवाल जो है रहता है। तो हमने शुरुआत करी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा शुरू किया हमने? AS2। AS2 कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो भाई हमने चर्चा करी थी इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्रीज आर एसेट, अभी याद कर लेना, हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मली बेचने के लिए हम रख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, जो ऑर्डिनरी हम नॉर्मली रखते हैं। दूसरा क्या है? अगर वो प्रोसेस में है प्रोडक्शन के, उसी सामान को बेचना, उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस हो, या अगर मटेरियल सप्लाईज हैं जो हम इस प्रोडक्शन प्रोसेस या हम सर्विसेज में यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो भाई 3 चीज़ों की वैल्यूएशन सीखनी है। पहली वैल्यूएशन फिनिश गुड, जो आपने सीए फाउंडेशन में सीखा हुआ था, उसको हमने फिर से रिवाइज करा। आइटम बाय आइटम हम वैल्यू करेंगे। जितने फिनिश गुड की वैरायटी है सबकी अलग अलग वैल्यूएशन जो है होगी। और कैसे करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कौन सा प्रिंसिपल है? प्रूडेंस। प्रूडेंस को फॉलो करते हुए चलता है। भी अगर कॉस्ट कम है एनआरवी ज़्यादा है, इसका मतलब जब बेचेंगे प्रॉफिट होगा, तो अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना। किस पर दिखाएंगे? कॉस्ट पर ही दिखाना चाहिए। पर अगर एनआरवी कम होगा, इसका मतलब जब बेचेंगे लॉस पर बिकेगा। प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, अभी से जो है हमें इसकी अकाउंटिंग जो है करनी है। तो डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो हमने कहा जब भी परचेज करते हैं, परचेज प्राइस, अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ वो लेस करेंगे। अगर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो परचेज में ऐड होगा, और अगर नॉन रिफंडेबल नहीं है तो उसका अलग एक अकाउंट जो है हमारा बनता है। ऐसे लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, टोल टैक्सेस, सब कुछ जो है हम ऐड करेंगे। ये रॉ मटेरियल होगा किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चरर। और अगर ट्रेडर है तो ये फिनिश गुड की अकाउंट में जो है आ जाएगा। पर अगर मैन्युफैक्चरर है तो फिर हमारा क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर हमारा क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था। और सीए फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करें, डेबिट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये हमारे जो है आए, और ये क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बन जाता है। उसमें फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये पूरा फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखेंगे इंटर में। पर दूसरे सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आपने फाउंडेशन नहीं भी पढ़ा है, ये फिर से सीखना है। बस अकाउंट्स में नहीं सीखेंगे, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिर से सीखेंगे कैसे वैल्यूएशन जो है करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एनआरवी हमने निकालना सीखा था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस जो भी खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा जो है होता है जो ज़रूरी है इस सेल करने के लिए माइनस करेंगे, एनआरवी जो है आ जाएगा। ये सारे हमने फिर सवाल जो है किए थे। और फिर ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऊपर वाला सारा फाउंडेशन में आई से पूछ चुका है तो प्रॉबिलिटी कम है, पूछता है पर प्रॉबिलिटी कम है। पर इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस की, जिसका दूसरा नाम क्या है? सेमी फिनिश गुड, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो फिर से याद करें, अगर फिनिश गुड की कॉस्ट और फिनिश गुड की एनआरवी कंपेयर करें, अगर एनआरवी ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट पर बिकेगा। इसका मतलब क्योंकि प्रॉफिट पर बिकेगा तो मैं रॉ मटेरियल बेचने की बात कभी नहीं सोचूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस की बात कभी नहीं सोचूंगा। दोनों को ही किस पर दिखाएंगे? कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। पर अगर ये एनआरवी कम हो गई, इसका मतलब फिनिश गुड लॉस पर बिकेगा, फिर मैं सोचता हूं कि भाई अब रॉ मटेरियल पड़ा है, फिनिश गुड बनाओ या ना बनाओ। और अगर फिनिश गुड बनाओ या ना बनाओ, इसलिए रॉ मटेरियल को डायरेक्ट
डायरेक्टली सेल करने का भी सोच सकता हूँ, इसलिए फिर रॉ मटेरियल किस वैल्यू करेंगे, हमने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, पर यहाँ पे एनआरवी की जगह एक शब्द है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बात एक ही है, उसको मान सकते हैं। और हमने कहा वर्क इन प्रोग्रेस जो है अब उसका क्या करें, हमने कहा उसको भी बेचना तो पड़ेगा, पर अब वो डायरेक्टली नहीं बिकता, उसको क्या करना पड़ेगा, फिनिश गुड बनाकर बेचना पड़ेगा। तो फिनिश गुड की सेल कितनी, उसको बनाने में कितना खर्चा और फिनिश गुड को बेचने में कितना खर्चा, ये इसकी एनआरवी जो है आ जाएगी और उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन जो है करेंगे। तो पेपर में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इसका सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो 3 सवाल आ जाते हैं, भी आपको पूरी स्टोरी गिवन होगी, कह रहे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन ऑप्शन ए बी सी डी, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन ऑप्शन ए बी सी डी, फिनिश गुड की वैल्यूएशन ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है, आता है और सब्जेक्टिव में भी जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने आखिरी क्लास तक जो है यहाँ तक हमने किया था, एग्जाम्पल नंबर 5 तक। ठीक है जी, तो भाई यहाँ तक हमने कर लिया और आज की क्लास पहले इसी की रिवीजन करते हैं, इसकी रिवीजन करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर जो है हम आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो तो भाई एक सवाल साथ साथ जो है करते हैं, मेरे को उम्मीद है वैसे आप आगे खुद ही कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, फिर से रॉ मटेरियल गिवन है कितना, 5000 यूनिट, परचेज कॉस्ट कितनी है 200 पर यूनिट, रिप्लेसमेंट कितना है 210 पर यूनिट, सेमी फिनिश गुड 2000 यूनिट है 500, आपका कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एस्टिमेटेड कितना होगा 200 रुपये और खर्च हो जाएगा, फिनिश गुड कितने हैं 4000 यूनिट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 650। बस एक लाइन मैंने और ऐड करी है, पिछले सवाल इस सवाल में बस इतना सा चेंज है कि मैंने सेल्स कमीशन भी डाल दिया। ये कहाँ काम आएगा, एनआरवी निकालने के लिए। और आपसे वही कह रहे हैं, पहले केस में एनआरवी इससे ज़्यादा है, दूसरे में शायद कम जो है हो जाएगी। ठीक है जी, करें शुरू। लो जी शुरू जो है करते हैं। तो लो जी सबसे पहले वही पहला अपना फिनिश गुड, लो जी तो भाई पहला आ जाए अपने फिनिश गुड्स पर। तो फिनिश गुड पे अब क्या करना है, फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होती है, ये तो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बताओ जी कितना गिवन है, हाँ जी कितना 650। अब एनआरवी निकालनी है तो क्या करेंगे, हमने कहा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना है 1000, इसमें से क्या माइनस करना है लेस सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, कमीशन कितना है 10%, कितना आया जी 100 रुपये, 1000 में 100 माइनस जो है करें तो मेरा क्या आ जाएगा एनआरवी। तो हमने कहा जी एनआरवी कितना 900 रुपये, एनआरवी पर यूनिट कर लेना, एनआरवी पर यूनिट कितना जी 900 रुपये, यहाँ पर भी है ना लिख लेना रुपीज रुपीज रुपीज। और अब कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, कौन सा है 650, लोअर ऑफ द टू, लोअर द टू कितना है 650। अब बताओ जी नेक्स्ट क्या करना है, कितने यूनिट्स हैं, हाँ जी तो फिनिश गुड के कितने यूनिट हैं 5000, तो भाई 5000, अच्छा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रॉ मटेरियल 5000 था, फिनिश गुड 4000 है, चलो जी फिनिश गुड कितना 4000, तो वैल्यूएशन, हाँ जी वैल्यूएशन हमने कहा 4000 यूनिट की वैल्यूएशन करनी है, कितना 650 रुपये के हिसाब से, बताओ कितना आ रहा है 26 लाख। तो आपने कहा जी 26 लाख ये आपका आ जाएगा, ठीक चल रहा है। ऐसे ही अब सेकंड वैल्यूएशन किसी करनी है रॉ मटेरियल, बताओ जी अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन कैसे होगी, हमेशा कॉस्ट पर, क्योंकि अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर आया तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर ही जो है आएगा। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट, पता है जी कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए है 100,
200, तो 200 रुपये की कॉस्ट है। इसको सीधा सीधा यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 5000। यूनिट हमारे पास कितने हैं जी? 5000। तो वैल्यूएशन हमने कहा जी 5000 यूनिट को 200 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जी? 10 लाख। पेपर में सोचो 7 नंबर का सवाल ही आ जाए, मस्त इसी लेवल का पेपर जो है आता है। लो जी, ऐसे ही फिर नेक्स्ट आ जाओ। हमने कहा वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की बात करें, किस पर वैल्यूएशन करना है? कॉस्ट पर। कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट। अभी अकाउंट्स में ये गिवन है कितना? 500 रुपये। पर ये कॉस्ट निकालते कैसे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूरा चैप्टर जो है आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 500 गिवन है, पर ये 500 कैसे निकलेगा? क्यों? वर्क इन प्रोसेस है, थोड़ा सा मटेरियल लगा है, थोड़ी सी लेबर लगी है, इसकी पूरी वैल्यूएशन पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वहां पर जो है इसको हम स्टडी जो है करेंगे। और पेपर में ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 10 नंबर का सवाल जो है आता है। पूरा एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, कि प्रोसेस में काम चल रहा है तो वर्क इन प्रोसेस की कैसे वैल्यूएशन करते हैं, पूरा एक चैप्टर है। सोचिए अच्छी खासी कैलकुलेशन है, 10 नंबर का पेपर में आने के पूरे चांसेस जो है रहते हैं। लो जी, कॉस्ट टिल डेट 500 रुपये, और हमने कहा यूनिट्स, हाँ जी यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 2000। यूनिट हमारे पास कितने हैं जी? 2000। तो वैल्यूएशन कितना आएगा जी? हमने कहा 2000 यूनिट 500 के हिसाब से ये भी कितना आया? 10 लाख। ठीक है जी। तो भाई टोटल वैल्यूएशन बताओ जी कितना? 46 लाख, 46 लाख, 46 लाख 46 लाख। ठीक चल रहा है। चलो ऐसे ही फिर आए केस 2। केस 2 में क्या है? अब फिर से वहीं से शुरू करते हैं, फिनिश गुड। बताएं जी, फिनिश गुड। फिर से हमने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? कॉस्ट पर यूनिट 650। कॉस्ट पर यूनिट इज 650। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है? अच्छा, ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर यहां पर ऑलरेडी एनआरवी गिवन है ऑलरेडी। ओके, इसको है ना यहां पर फिर काट दो, ठीक है। यहां पे एनआरवी की जगह ये कर दो सेलिंग प्राइस, हाँ, और यहां पे इसको पर यूनिट जो है कर दे। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर एनआरवी गिवन होती तो फिर मैं इसको माइनस जो है नहीं करता। ठीक है जी, क्योंकि ये अभी असाइनमेंट फर्स्ट टाइम टाइप हुआ है, कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च करा है तो इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो भाई हाँ, अगर रिपीट करता हूँ, अगर एनआरवी गिवन होती फिर ये डायरेक्टली एनआरवी ही मानकर चलते। अगर सेलिंग प्राइस है तो सेल्स कमीशन माइनस जो है होगा। ठीक है जी, अगर एनआरवी ही गिवन होती फिर हम इसमें सेलिंग प्राइस माइनस नहीं करते, फाइनल वैल्यू जो है गिवन है। ठीक है जी। यशस्वी ने पता है, यशस्वी आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं करा। लास्ट टाइम आपको 100 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिला था, शायद आपने सवाल किया था, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप जो है कर देना आपका पेटीएम नंबर। तो आपको 1000 रुपये कह रहा हूँ, 100 रुपये जो है आपको कैश प्राइज़ जो है वो आपका ड्यू जो है रहेगा। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, इसको सेलिंग प्राइस जो है कर दे। तो भाई सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 700 लेस कमीशन, लेस कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, वो कितना आया जी? 70। और अब निकालना है एनआरवी, वो कितना आया? 630।
ठीक है जी, ध्यान रखना पेपर में अगर एनआरवी ही गिवन होगी डायरेक्टली उसको लेंगे, पर यहां पर सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो माइनस जो है करेंगे। ठीक है जी, चलो उसके बाद फिर आगे जो है आ जाएं। अब मुझे क्या निकालना है, यूनिट्स। हाँ जी, यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 4000। यूनिट कितने हैं, 4000। तो उसके बाद वैल्यूएशन, हाँ जी, यूनिट्स कितने हैं, 4000। अरे एक लाइन रहेगी मेरी, लोअर ऑफ द टू। हाँ जी, यहां पे एनआरवी के बाद लोअर ऑफ द टू कितने भी करना है, 630 पर वैल्यूएशन करनी है। फिर यूनिट्स कितनी है, हाँ जी, यूनिट्स कितनी है, 4000। और फिर वैल्यूएशन हमने कहा जी 4000 यूनिट 630 रुपए के हिसाब से, बताओ जी कितना आएगा, 25,20,000। 25,20,000। ठीक है जी, आई होप सबने निकाल लिया। ऐसे ही फिर आए सेकेंड, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो बताओ जी कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल की, 200। कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल की, 200। और क्योंकि फिनिश गुड हमने एनआरवी पर दिखाया, इसका मतलब लॉस पे बिकेगा, तो अब इसको भी क्या करना है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर भी कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपए है। बताएं जी इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 210। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 210। तो लोअर ऑफ द टू किस पर वैल्यूएशन करेंगे जी, 200 पर। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं इसके, 5000। यूनिट्स कितने हैं जी, 5000। तो वैल्यूएशन, क्या इसमें सेल्स कमीशन माइनस करेंगे, नहीं, सेल कमीशन किस पर था, फिनिश गुड पर था, रॉ मटेरियल पर नहीं था। अगर लिखा होता रॉ मटेरियल का भी सेलिंग कमीशन होगा तो उसके हिसाब से, तो यहां पर सवाल में एस्टिमेट सेल कमीशन पॉइंट नंबर 3 के साथ है, तो सिर्फ फिनिश गुड को बेचते हुए हम सेल कमीशन है रॉ मटेरियल का नहीं। अगर यहां पर भी लिखा होता सेलिंग कमीशन तो फिर उसके हिसाब से करते। ठीक है जी, चलो तो भाई यहीं पर जो है आ जाए, तो वैल्यूएशन 5000 इंटू 200 कितना आया जी, 10 लाख। लो जी, उसके बाद फिर आए पॉइंट नंबर 3, हमने कहा सेमी फिनिश गुड या वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, एक ही बात है। सेमी फिनिश गुड कहें, वर्क इन प्रोसेस कहें, वर्क इन प्रोग्रेस कहें, एक ही बात है। तो भाई बताओ जी सेमी फिनिश गुड की बात करें तो हमने कहा जी कॉस्ट कितनी, 500। कॉस्ट कितनी आई जी, 500 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद एस्टिमेटेड, हाँ जी, उसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड कितना है, 700 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, बनाने में कितना, 200। बनाने में कितना खर्चा आएगा जी, 200। फिर इसको बेचने में भी खर्चा आएगा, लेस कमीशन। हाँ जी, कितना खर्चा आएगा कमीशन पर, 70 रुपये। तो इसकी एनआरवी बताओ जी, एनआरवी कितनी आई, 430। एनआरवी कितनी आ गई, 430। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं इसके, 2000। यूनिट कितने हैं,
2000 यूनिट्स, तो वैल्यूएशन 2000 यूनिट को किस पर दिखाएंगे? 430 पर। बताओ जी कितना आ रहा है? 8,60,000। ठीक है जी, और एक लाइन कम पड़ गई। टोटल वैल्यूएशन बताएं जी, टोटल वैल्यूएशन कितना? 43,80,000। 43,80,000। ठीक है जी, आई होप अब कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर आ गया होगा। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक पर अच्छा से कॉन्फिडेंस जो है आ गया होगा। और एक बार जल्दी से अब समरी भी बना लेते हैं जो हमने पढ़ा, तो जल्दी से बताओ समरी बनाएं। अगर एनआरवी ज़्यादा है फिनिश गुड की कॉस्ट से, तो बताओ फिनिश गुड किस पर वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट पर। वर्क इन प्रोसेस किस पर वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट पर। रॉ मटेरियल किस पर वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट पर। यदि बात क्लियर है? और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये आपको निकालना आता है। वो कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो सारी चीजें जो है आई। वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं और फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए पूरा चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वहां पर ये सारी और डिटेल में चर्चा जो है करेंगे। वैसे तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन आपने कुछ हद तक सीखी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर, वर्क इन प्रोग्रेस की अभी वैल्यूएशन आपने नहीं सीखी। तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में तो ये वैल्यू गिवन होगी, पर आपका पूरा एक चैप्टर आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पर ये कॉस्ट निकालना और तरीके से जो है अपन सीखेंगे। ठीक है जी, और अब इधर आ जाओ। अगर एनआरवी कम हुई फिनिश गुड की कॉस्ट से, तो फिनिश गुड किस पर दिखाओगे? एनआरवी पर। हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस किस पर दिखाओगे? नहीं जी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड या और एनआरवी, इन दोनों के लोअर पर जो है मुझे दिखाना है। और रॉ मटेरियल किस पर दिखाओगे? हमने कहा वही लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, फर्क एक ही रहता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा है, उसके बाद में चर्चा जो है करेंगे, पर मान के चले दोनों सेम चीजें जो है आपकी आती हैं। ठीक है जी, आई होप यहां तक सारा ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो हमने इसको अच्छे से जो है किया। अब थोड़ा सा सीए फाउंडेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन आने की प्रोबेबिलिटी कम है पर आ जाता है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज जो है करते हैं। पॉपुलर कॉस्ट मेथड, तो हमने सीए फाउंडेशन में ये सारा पढ़ा था। एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा कौन सा होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर एक कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड, फिर कौन सा है? रिटेल मेथड। फाउंडेशन में ज्यादा पढ़े थे। फाउंडेशन में कौन सा पढ़ा था? लीफो मेथड, याद होगा, एक लीफो भी पढ़ा था, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसको मना करता है, तो AS2 कहते हैं लीफो में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे एक मेथड और कौन सा पढ़ा था? सिंपल एवरेज मेथड, AS2 मना करते हैं। तो AS2 के हिसाब से ये 4 मेथड काम के जो है रहते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज और रिटेल मेथड। तो AS2 के हिसाब से 4 मेथड फिर से रिवाइज जो है कर लेते हैं। तो लो जी, पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये मेथड क्या कह रहा है? हाँ जी, हमने कहा प्रोडक्ट ए है उसका प्राइस है, प्रोडक्ट बी उसका प्राइस है, प्रोडक्ट सी उसका प्राइस है। जब अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो अगर आपने प्रोडक्ट बी बेचा है तो बस इसी के प्राइस पर आपको इश्यू जो है करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोडक्ट बी की क्या होगी? 15,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो जो प्रोडक्ट बच जाए उसका प्राइस एज इट इज जो है हमें लेना है। तो लो जी चेक करें, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो लो जी बताएं, तो मैंने कहा अगर मेरे को वैल्यूएशन करनी है तो बताएं क्लोजिंग स्टॉक कौन कौन सा रह गया मेरे पास? 3 प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट बी बिक गया, तो अब कौन सा रह गया? एक तो प्रोडक्ट ए रह गया, तो हमने कहा प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 10,000, और कौन सा रह गया जी? प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी की कॉस्ट कितनी है? 30,000, तो क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सॉरी 20,000 और
टोटल कितना आ गया 30,000। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो भाई जो जो प्रोडक्ट बच गए हैं उनके सीधा सीधा प्राइस के साथ आप कर लें। ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था। अब सीए इंटर में थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा जो है कर लेते, तो इतना सीए फाउंडेशन पढ़ा था, सीए इंटर में अब थोड़ा सा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, परचेज और इशू। प्रोडक्ट ए के 1000 यूनिट है, 10 रुपए का प्राइस। प्रोडक्ट बी के 500 यूनिट खरीदे थे, 12 का प्राइस। प्रोडक्ट सी के 700 यूनिट है, 15 का प्राइस। और अब प्रोडक्ट बी सारा नहीं बेचा, इस 500 में से 100 यूनिट बिका है। प्रोडक्ट ए सारा नहीं बिका, उसमें से 1000 में से 200 जो है बिका है। और अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या कहते हो, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? अभी जो है आ जाना चाहिए। और ये पेपर में 2 नंबर का MCQ आएगा, उससे ऊपर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लो लिख लेते हैं। हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन से प्रोडक्ट बच गए, उनके कितने यूनिट बच गए, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, और किस अमाउंट का जो है बच गया। चलो जी चेक करें। बताओ जी, मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे ए, बी और सी। क्या क्लोजिंग स्टॉक ए का है कि नहीं है? है। हमने कहा प्रोडक्ट ए मेरे पास है, मैंने कितना खरीदा था 1000, बेचा कितना 200, तो 1000 यूनिट थे, इसमें 200 बिक गए, कितने रह गए 800। और बता सकते हो 800 का प्राइस कितना लेंगे? हमने कहा प्रोडक्ट ए कितने रुपए का था 10 रुपए का। प्रोडक्ट ए कितने रुपए का था 10 रुपए का। तो हमने कहा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, तो ये कितना आ गया 8000। ऐसे ही प्रोडक्ट बी की अगर बात करें, प्रोडक्ट बी की अगर बात करें, क्या मेरे पास है, हाँ प्रोडक्ट बी है, 500 यूनिट थे, 100 बिक गए, 500 में से 100 बिक गए, 500 में से 100 बिक गए, कितना है 400। तो भाई 400 का प्राइस कितना, 400 का प्राइस कितना 12 रुपए के हिसाब से। तो बताओ जी कितना आ रहा है 4800। और ऐसे ही प्रोडक्ट सी की बात करें, प्रोडक्ट सी मेरे पास कितना था 700, क्या कुछ बिका नहीं, तो पूरे 700 ही यूनिट अभी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। और मैंने कहा 700 का प्राइस किसके हिसाब से है 15 रुपए के हिसाब से, कितना आएगा 10,500। कितना आएगा 10,500। तो भाई टोटल स्टॉक बताओ जी कितना 23,300। तो आपने कहा जी 23,300 जो है ये आपका प्राइस जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? आई होप। क्या ये बात समझ आती है? तो पेपर में आने के चांसेस कम है, पर अगर आएगा तो 2 नंबर का MCQ जो है आ जाएगा। और इसी में अगर ऐसा होता प्रोडक्ट ए 1000 यूनिट थे 10 के हिसाब से, फिर मान लो हमने 1000 खरीदे 12 के हिसाब से, ऐसी प्रोडक्ट बी है 500, फिर हमने 400 और खरीद लिए 13 के हिसाब से, यहाँ पर ये मान लो 800 और खरीदे, ये कितना था 16 के हिसाब से। तो ऐसे केस में अब कौन सा मेथड लगता है, अब फीफो वेटेड एवरेज जो है आता है, क्योंकि अब ये 100 यूनिट 200 बिके, कहाँ से बिके उसके लिए फिर अगला मेथड जो है आता है। और इन रियलिटी दोनों मेथड साथ साथ जो है चलते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, पहले प्रोडक्ट ए की बात करते हैं और उसमें अगर अलग अलग लॉट हो गए तो फिर ये अगले मेथड इसमें काम जो है आ जाते। क्या ये बात समझ आती है? तो ऐसी अब चेक करें अगला मेथड। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट आपका वाई लिमिटेड मेड फॉलोइंग परचेजेस एंड इशू ऑफ, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ए मानकर जो है चलते हैं। रियलिटी में तो क्या होगा, प्रोडक्ट ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, सबकी अलग अलग परचेजिंग होंगे, सबकी अलग अलग इशू जो है होंगे। तो पहले तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पर आते हैं। और अब प्रोडक्ट ए की मान लो बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को 100 यूनिट खरीदे,
15 के हिसाब से, फिर 1 मई को 150 आपके खरीदे 16 के हिसाब से, 1 जून को 250 खरीदे हमने कहा जी 17 के हिसाब से, और मैंने उसमें से 200 बेच दिए। तो भाई अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी, तो पहला फीफो मेथड, फिर से रिवाइज करते हैं। अगर फाउंडेशन पढ़कर आए हैं तब भी आपको अच्छे से रिवाइज करें, नहीं पढ़कर आए तो एक बार चेक करते हैं। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा पहले उसको बेचेंगे। तो हमने कहा ये जो 200 यूनिट बिके हैं तो पहले इसमें से 100 बिकेंगे, फिर इसमें से 100 बिकेंगे, ये तो सारा ही खत्म हो गया। इसमें से कितना रह गया? 50, इसमें से कितना रह गया? 250। तो मैंने कहा फीफो मेथड से अगर बात करें तो हमने कहा वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमने कहा जी 50 यूनिट किस रुपए पर? 16 रुपए पर, प्लस 250 यूनिट कितने रुपए पर? 17 रुपए पर। हाँ जी, कितना आ रहा है? 5050। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सीधा सीधा सा काम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कह रहे हैं जो 200 है कैसे बिकेंगे? जो सबसे पहले खरीदा उसको बेचेंगे। तो 200 में से 100 ये बिक गया, और फिर कितना रह गया? 100। 150 में से 100 बिका, अब कितना रह गया? 50। और हमने कहा ये तो पूरा ही रह गया। तो आपको इस तरीके से वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली करना चाहें तो हमने कहा क्योंकि स्टार्टिंग का सारा बिकता जाएगा, बचा कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो दूसरा तरीका जो आपने फाउंडेशन में सीखा था, 500 यूनिट है, 500 में से 200 बिक गए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 300 यूनिट का रह गया। बैकवर्ड शुरू करो, ये 250 पूरा बच गया होगा 17 वाला, 50 बच गया होगा 16 वाला। जैसा आपको मन करे वैसे जो है कर सकते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या तो ऊपर से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, या 500 में से 200 माइनस करके 300 यूनिट आया, और बैकवर्ड काउंटिंग जो है आप कर सकते हैं। लो जी, और दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। वो क्या कह रहा है कि ये 200 यूनिट जो बिके हैं सब में से ही बिके हैं, तो क्या करना है? इसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है? एक एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? हमने कहा जी 100 यूनिट हैं 15 वाले, प्लस 150 यूनिट हैं 16 वाले, प्लस 250 यूनिट हैं 17 वाले। ये टोटल कॉस्ट आ गई। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? टोटल प्राइस या टोटल यूनिट से? टोटल यूनिट से। यूनिट कितने? हमने कहा 100 प्लस 150 प्लस 250। तो बताओ जी कितना आ रहा है? 16.30 पर यूनिट। तो एवरेज प्राइस कितना आ गया? 16 रुपये 30 पैसे। और हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? 500 यूनिट खरीदे थे, 200 बेच दिए, कितने रह गए? 300। तो आ जाए वैल्यूएशन। हाँ जी, वैल्यूएशन कितनी होगी? 300 यूनिट इनटू में 16.30। बताओ जी कितना आ रहा है? 4890 जो है आ जाएगा। 4890 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, आई होप ठीक चल रहा है। पेपर में आने के चांसेस कम हैं, पर हम सारी प्रैक्टिस जो है करेंगे। अगर पेपर में आ गया तो आप अच्छे से जो है कर सकते हैं। लो जी, ऐसे ही फिर अगले मेथड पर आओ। जी, अगले मेथड पर आ जाएं, रिटेल मेथड। रिटेल मेथड, ये मेथड हम कब यूज करते हैं? ये मेथड कब यूज करते हैं? सी फाउंडेशन पढ़कर आए हो, याद करो। कॉस्ट मेथड, हमने कहा फीफो, वेटेड एवरेज, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम हम इसी को यूज जो है करें क्लब्ड विद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ये तो चलता चलता है, उसके बाद आप फीफो और वेटेड एवरेज यूज करते हो। तो रिटेल मेथड कब यूज करते हैं? जब प्रॉफिट कांस्टेंट हो। तो हमने फीफो क्यों नहीं करा? प्रॉफिट कांस्टेंट हो तो फीफो हम क्यों नहीं कर रहे? याद करो, सीए फाउंडेशन पढ़कर आए हो,
हम ये वाला मेथड कब यूज करते हैं? याद करो, आप सीए फाउंडेशन पढ़कर आए हो। हाँ जी, जब निकाल ना पाए, जब फीफो मेथड या वेटेड एवरेज हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, कभी एग्जैक्ट नहीं देता, कभी एग्जैक्ट जो है नहीं देता। इसलिए हमने कहा मजबूरी का मेथड है, मजबूरी का मेथड है। आइडियली हमें हमेशा फीफो यूज करना है, हमेशा वेटेड एवरेज यूज करना है। पर कुछ ऐसा हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ ऐसा हुआ डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए, तो मजबूरी में मैंने कहा क्योंकि हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके हम सेल निकालते हैं, तो मुझे अगर कॉस्ट निकालनी है, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट जो है आ जाएगा। मैं कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करता, मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट मेरा जो है आता है, हमेशा अप्रॉक्सीमेट जो है रहेगा। इसलिए अगर मैं फीफो या वेटेड एवरेज यूज नहीं कर सकता, उसका एक ही कारण है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता ना मैं निकाल सकता हूं, उस केस में मैं रिवर्स में जो है मैं चलूंगा। कंफर्टेबल है और इसी में आ जाए। और ये वाला मेथड जो आपने कहा, अगर आपका प्रॉफिट सेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम करेंगे अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है, कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। तो हमने कहा अगर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन भी है, मुझे पता है, और अगर इस केस में अगर सेम प्रोडक्ट भी है, मैंने अलग अलग मार्जिन पर बेचा है, अगर मुझे पता चल जाए, वहां से मैं कॉस्ट जो है निकाल सकता हूं। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि तभी यूज होगा जब कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन है। डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन पर भी ये मेथड यूज कर सकते हैं, पर यूज कब करेंगे? मजबूरी है। ठीक है जी, चलो तो अब आ जाए, चेक करें जी। एग्जांपल नंबर 10, हमने कहा एक्स लिमिटेड परचेज गुड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने 1 लाख की कॉस्ट पर सामान खरीदा और उसमें से कुछ बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, कुछ बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। प्रॉफिट मार्कअप है कितना? 20%। ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना? 40,000। और आपसे कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक मुझे जो है निकालना है। आपसे क्या कह रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक मुझे जो है निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालने? हमने कहा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक जो है आ जाएगा। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मुझे परचेज गिवन है। अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, इसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। कितनी कॉस्ट है? बस माइनस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, और फिर से रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट मार्कअप गिवन है 20%, तो ये 20% किसका प्रॉफिट है? कॉस्ट का या सेल्स का? हाँ जी, कॉस्ट का या सेल्स का? हाँ जी, कितने करें? कॉस्ट का होगा। कई सारे बच्चे कितने करें? सेल्स का होगा। कई सारे बच्चे फाउंडेशन पढ़कर आए हो, तभी डब्बे में फिर से लिख लो। जब भी मार्कअप गिवन होता है, 2 शब्द थे, एक था मार्कअप और एक था मार्जिन। फाउंडेशन में पढ़ा था, पढ़ा था, पढ़ा था। बच्चे अगर नहीं पढ़ा था, चलो मार्कअप की बात करें तो लिख लो, मार्कअप इज ऑलवेज परसेंटेज ऑन कॉस्ट। हाँ जी, और मार्जिन इज ऑलवेज परसेंटेज ऑन सेल्स। रजिस्टर चेक कर लेना। अच्छा चलो ठीक है, मेरी मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने नहीं पढ़ा, आपके बैच को मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो तो मार्कअप जब भी शब्द हो, मार्कअप जब भी शब्द हो परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है, और मार्जिन जब भी शब्द हो वो परसेंटेज ऑन सेल्स जो है होता है। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं जरा ना फाउंडेशन, फाउंडेशन कहाँ है? रुक जाओ, फाउंडेशन एक बार अकाउंट्स की किताब निकाल लेता हूँ। रुक जाओ, फाउंडेशन इन्वेंट्री जरा एक बार चलें, एक बार रुक जाओ। और फाउंडेशन में मैं जरा एक बार आपको लेकर चलूं। हाँ, ये रहा, देख बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 फाउंडेशन का है, और यहाँ पर मार्कअप वर्ड था, तब मैंने डिस्कस जो है किया था। ठीक है, मैंने कहा मुझे पता है, चीटिंग है। फाउंडेशन की किताब आपको दिखा रहा हूँ, मार्कअप शब्द मैंने वहाँ पे यूज़ करा था और आपको सारा जो है मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, चलो
तो मैं कहना सारी चीज़ें, पर ठीक है मुझे पता है उस समय झपकी आ गई होगी एकदम से, उस समय नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, कहाँ तुम 2 घंटे पढ़ते हो बीच में कहीं ना कहीं आप चले गए होगे। इसलिए मुझे तो पता है मैंने आपको क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ाया है, और मुझे पता है तुम्हें कितना याद होता है कितना याद नहीं होता, इसलिए इंटर में फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अब याद होगा, ठीक है। तो जब भी मार्कअप शब्द हो, मार्कअप इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ठीक है, मार्कअप इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। और मार्जिन की बात करें ये हमेशा सेल्स पर जो है होता है, ठीक है ना। चलो तो भाई मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर होता है, मार्जिन हमेशा सेल्स पर होता है, ठीक है जी। चलो आ जाए, तो भाई अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो बताओ जी सोल्यूशन पर आए, लो जी चेक करें। तो हमने कहा सेल्स मुझे गिवन है कितना, 1.5 लाख। सेल्स मुझे गिवन है 1.5 लाख, और मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी, और फिर अब याद करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो चेक करो, ये भी याद होना चाहिए, मैंने फाउंडेशन में कराया था। अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट, हाँ जी प्रॉफिट, क्योंकि अब परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, मार्कअप गिवन है, तो यहाँ पर 100 का 20% कितना हुआ 20, और सेल कितनी हो जाएगी 120। और अब सी फाउंडेशन याद करो, आपने एक रेशो नामक चैप्टर भी पढ़ा था, रेशो नामक चैप्टर फाउंडेशन मैथ्स में जो है पढ़ा था। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर सेल 120 है तो प्रॉफिट कितना है 20, और कॉस्ट कितनी है, हमने कहा 100। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा सेल अगर 120 है कॉस्ट कितनी होगी 100। अगर सेल 120 है कॉस्ट कितनी होगी 100, सेल अगर 1 है कॉस्ट कितनी होगी 100 बटा 120, और सेल है कितनी 1.5 लाख। तो ये कॉस्ट इस तरीके से जो है हम निकालेंगे। जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा है आई होप ये तो याद होगा, जिन बच्चों ने फाउंडेशन मुझसे नहीं पढ़ा प्लीज़ इसको ऐसे ही करना। आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अगर पढ़ा होगा तो वो कुछ सिखाते थे, अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स का कितना परसेंटेज आएगा, वो शॉर्टकट सिखाते थे, वो हमारा काम जो है नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को लगता है सर वो शॉर्टकट हमें अच्छे से याद है, तो अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर नॉर्मली ये 20%, 30%, 50% होता था, पर रियल लाइफ में अगर ये 16.67% हो गया, 14.25% हो गया, तो आपके वो शॉर्टकट वहाँ बर्बाद जो है हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अगर 14.25% है तो क्या करोगे, अगर कॉस्ट 100 है प्रॉफिट कितना 14.25, सेल कितना 114.25, और फिर यूनिटरी मेथड से ही करेंगे, इसलिए फॉर्मूला अच्छे से जो है याद कर लेना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो कैसे आएगा, हमने कहा अगर सेल है 120 कॉस्ट कितनी है, हमने कहा 100, तो 100 अपॉन में 120 इंटू में 1.5 लाख। तो बताओ जी कॉस्ट कितनी, कितना 1,25,000, 1,25,000, ठीक है जी। और फिर क्लोजिंग स्टॉक, लो जी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, हमने कहा जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहे हैं 40,000, परचेज कितना बताया 1 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1.25 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ रहा है 1.25 लाख। तो बताएं जी क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000, ठीक है जी। पेपर में आने के चांसेस इसमें कम है, फाउंडेशन सिर्फ रिवाइज जो है कर रहे हैं, पर हाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सारा कुछ जो है पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। और आगे बढ़े, ऐसे ही अगला सवाल अब आपका, अब प्रॉफिट मार्जिन जो है मैंने आपको दिया है, इसलिए सारे टॉपिक फिर से जो है रिवाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि कल को आप जब सीए बनेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको पता जो है होना चाहिए। तो लो जी अब फटाफट से करके बताएं। तो हमने कहा फिर से अब शुरू करते हैं, तो हमने कहा जी सेल्स कितनी 1.5 लाख, और अब लेस कर लेते हैं प्रॉफिट, हाँ जी एट द रेट ऑफ 20%,
हाँ जी 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30,000, इसी का परसेंटेज गिवन था, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा 1,20,000। और हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000, परचेज कितना है जी 1,00,000, और क्लोजिंग आपका सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 1,20,000। तो बताएं जी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है 20,000। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, अच्छे से कर पा रहे हो? लो जी एक चीज फिर से इसको चेक करो, ये एक तरीका भी ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो अब सिस्टम क्या रहेगा, मैंने कहा आपकी ये परसेंटेज किससे भाई गिवन है सेल्स पर, तो मैंने कहा सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20, तो मैंने कहा कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80। कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80। बेटर तरीका तो हमेशा ये चलता है, तो अब क्या करना है, अगर सेल है 100 कॉस्ट कितनी 80, सेल अगर 1 है कॉस्ट कितनी 80/100 और सेल कितनी है 1,50,000, तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते थे 80/100 इंटू में 1,50,000। तो आप चेक करो यही आ जाएगा, इस लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर ठीक है, पर नॉर्मली बच्चे ऐसे करते हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा छेड़ता नहीं। अगर सेल्स गिवन हो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके निकाल सकते हो, नहीं तो तरीका तो ये, अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो आप फटाफट जो है कर सकते हो, तो सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए, चलो जी फिर आगे चेक करो एग्जाम्पल नंबर 12, फिर से फाउंडेशन रिवाइज कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड सेम सवाल, परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,00,000 सोल्ड फ्यू एट 1,50,000। सेम वैल्यू आपको दे रहा हूं, बस इस बार आपको ना तो प्रॉफिट मार्कअप गिवन है ना प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, आपको ये परसेंटेज निकालना है। और आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना 25,000। तो आपको कह रहे हैं जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसकी सेल वैल्यू कितनी गिवन है 25,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना 40,000, ये आपको जो है गिवन है। और आपसे क्या कह रहे हैं, अब क्लोजिंग स्टॉक इसकी कॉस्ट आपको जो है निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब मुझे प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप निकालना जो है पड़ेगा। अब वो कैसे निकालें, तो लो जी शुरू करते हैं। बताओ जी कैसे शुरू करेंगे, हमने कहा कुछ सामान हमने बेचा, कितने बेचा 1,50,000 में। कुछ सामान हमने बेचा, कितने बेचा हमने 1,50,000 में। जो सामान अभी नहीं बिका अगर मैं वो भी बेचने चला जाऊं, ऐड सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ जी जो सामान नहीं बिका अगर वो भी बेचने चला जाऊं तो 25,000 में बिकेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। बताओ जी टोटल एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,75। ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा अगर मैंने जो बेच दिया वो 1,50,000 में, और जो नहीं बेचा अगर मैं बेचने चला जाऊं तो 25,000 में बिकेगा, तो सारी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,75। और इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसकी कॉस्ट कितनी होगी बता सकते हो? तो हमने कहा इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हमने कहा क्या क्या सामान बिकेगा, जो परचेज है वो भी बिकेगा और ओपनिंग स्टॉक भी बिकेगा। ये दोनों के दोनों बिक जाएंगे, तो दोनों के दोनों बिकेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं क्या लिख रहा हूं, लेस परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने कहा जी 1,00,000 की जो परचेज है वो भी बिक जाएगी और 40,000 का ओपनिंग स्टॉक वो भी बिक जाएगा, और ये मेरा प्रैक्टिकली क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये मेरा क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट बताओ जी ये कितना आ जाएगा,
कितना? 35,000। एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 35,000। और अब आपको चाहे प्रॉफिट मार्कअप निकालना हो या प्रॉफिट मार्जिन, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाला? प्रॉफिट मार्जिन। ये आपकी कॉल है, आप मार्कअप निकालें या मार्जिन निकालें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे? हमने कहा जी 35,000 का प्रॉफिट है, कितनी सेल पर? 1.75 पर। तो 100 पर कितना होगा बता सकते हो? 20%। तो आपने कहा जी 20% क्या है? प्रॉफिट मार्जिन है। ये वैल्यू निकल गई। और अब जो है मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, सेल वैल्यू। तो अब सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25,000। अब आपके ऊपर है, आप सीधा कॉस्ट निकाल सकते हो, चाहे आप कॉस्ट निकालो या प्रॉफिट माइनस कर दो। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या मैं दोनों तरीके से ही करवा देता हूं, जैसा आपका मन करे। बच्चे ये कंफर्टेबल होते हैं तो ऐसे कर लो, लेस आपका ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। तो बताओ 20% कितना आएगा? 5,000। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये कितना आएगा जी? 20,000। और डायरेक्टली निकालना चाहें वो भी याद कर लो, कैसे करोगे? ये मार्जिन गिवन है, तो अगर सेल है 100 रुपए की, प्रॉफिट कितना होगा? इस पर 20, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। तो हम यहां पर सीधा ये भी कर सकते थे, 80 अपॉन में 100 इंटू में 25,000। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अगर सेल 100 की है, कॉस्ट कितनी होगी? 80। सेल अगर 1 की होती, कॉस्ट उसकी कितनी होती? 80/100। और सेल है कितनी? 25,000 की। क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू है, निकाल के चेक करो, सेम वैल्यू जो है आ जाएगी। तो आपको सारे तरीके से करा रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, ऐसे ही चेक करो, इसी की प्रैक्टिस और जो है कर लेते, आने के चांसेस कम है, पर अच्छे से करके जो है चलते हैं। तो वही सेम सवाल फिर से दिया, कॉस्ट कितनी है? 160, उसमें से 3 लाख का मैंने बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी? 45,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 70,000। तो भाई जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी? लो जी, अब आप निकाल कर बताएं। ऑनलाइन यूट्यूब पर कमेंट आया है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा चंदा देना शुरू करें। हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और आप चाहते हैं पूरा अकाउंट्स मुझसे पढ़ना, तो कृपया ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें और फटाफट पेमेंट करनी शुरू करें। चलो जी, आंसर बताएं। मैं भी साथ साथ कर दूं। एक आंसर आया है 30,000, 30,000। एक आंसर आया है 20,000। ऑनलाइन से 20,000, ऑफलाइन से 30,000। हाँ जी, करें शुरू। किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? हाँ जी, करें शुरू।
क्या आप सबका आंसर आ गया है? चलो जी, चलो तो भी चेक करके बताएं। सेल कितनी गिवन है अपने को? 3 लाख। सेल अपने को कितनी गिवन है? 3 लाख। अब क्या करना है? एड सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तब क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू कितनी है? 45,000। क्योंकि मेरे को परसेंटेज गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने कहा भी सेल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। और जो सामान नहीं बिका अगर वो भी बेचने चला जाऊं तो 45 पर बिकेगा। तो हमने कहा जी टोटल एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। अगर हम सारा सामान बेच दें तो कितने बिकेगा जी? 3,45,000। ठीक है जी। और अब क्या करना है? मैंने कहा सारा सामान बेचें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। तो कौन कौन सा सामान बिकेगा? हमने कहा एक तो परचेज वाला बिकेगा, परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक। परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक। परचेज कितना? 1,60,000 और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 70। ये कितना आ गया जी? 2,30,000। ठीक है जी, 2,30,000। तो जल्दी से बताओ एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है माइनस करके? 115 इतना जो है आया। और अब क्या करना है? प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन जो आपका मन करे। तो हमने कहा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है जी? 1,15,000 का प्रॉफिट है। कितनी सेल्स पर? 345 पर। हाँ जी 345 पर। तो बताओ जी कितना? 33.33% जो है ये आपका आ रहा होगा। 33.33% जो है आ रहा होगा। और आपने कहा अब सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो कितना गिवन है? 45,000। हमने कहा जी लेस ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 33.33%। और ध्यान रखना ये आपने राउंड ऑफ करा है तो कैलकुलेटर पे 33.3333 पूरा जो है ले लेना, क्योंकि ये 1/3 आंसर जो है आएगा। तो 33.3333 पूरा जो है ले लेना। तो आंसर कितना आएगा? 15,000। आंसर कितना आया? 15,000। तो हमने कहा जी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हमने कहा 30,000। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हमने कहा जी 30,000। ठीक है जी। आई होप सबका आंसर आ गया है। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? सारा ठीक चल रहा है? चलो जी, ये सारा खेल हमारा क्या हुआ? फाउंडेशन रिवाइज करा, पेपर में आने के चांसेस कम, और ये वाला हमारे AS2 का लास्ट मेन टॉपिक, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा। तो इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 टॉपिक हैं, एक कल हमने पढ़ा था और एक आज जो है हमें पढ़ना है, और पेपर में दोनों मिक्स होके 7 नंबर का सवाल जो है बनता है। तो लो जी, आज का आखिरी टॉपिक, इसको जो है हम समझते हैं। लो जी, आज का आखिरी टॉपिक इसको जो है अपने को समझना है। ठीक है, फिर से ये टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी पढ़ेंगे, और इसमें तो बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। इसका पूरा हमें जो डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है ओवरहेड, जो फिर से एक सब्जेक्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसमें 20 नंबर का है। बहुत बड़ा चैप्टर है, 20 नंबर का पूरा एक चैप्टर जो है आएगा। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक ओवरहेड नामक एक चैप्टर होगा और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है। तो 2 चैप्टर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आते हैं। तो भाई 14 से 20 नंबर कॉस्टिंग में ये चैप्टर जो है आता है। पर अभी फिलहाल थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर जो है अपने को पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर जो है अपने को पढ़ना है। ठीक है जी, अब पूरा ध्यान इसको समझना।
मेरे AS2 का लास्ट मेन जो टॉपिक है, बाकी सारे इजी थे, लास्ट मेन टॉपिक पर जो है हम आ रहे हैं। ठीक है जी, पहले तो बात समझते हैं ओवरहेड। हाँ जी, CA फाउंडेशन में ICAI ने थोड़ा सा आपको टॉपिक दिया था जिससे आपको इंटर में आसानी जो है हो जाए। तो अब याद करें ओवरहेड क्या होता है, किसी को अगर याद हो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बहुत डिटेल में जो है पढ़ना है। हमने कहा 3 चीजें होती हैं, एक होता है मटेरियल, एक होती है लेबर, एक होता है एक्सपेंस। सारे के सारे खर्चों की बात करें तो 3 ही खर्चे जो है होंगे, चाहे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, चाहे मैं ट्रेडर हूं या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, 3 ही खर्चे एक बिजनेस के अंदर जो है होते। तो सारे खर्चों को 3 में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियल। मटेरियल मतलब जैसे पेपर एक मटेरियल है, हमने कहा ये जो बना रहे हैं ये मटेरियल है, हमने कहा ये पेन, ये सब चीजें क्या है, मटेरियल है। तो हमने कुछ चीजें, पदार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। सेकंड इज लेबर। लेबर का मतलब लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल्समैन है, अकाउंटेंट है, वो सब क्या है, लेबर में आ जाती। और तीसरा क्या है, एक्सपेंस। कुछ हमारे खर्चे जो है होते हैं, जैसे बिजली का बिल। बिजली मटेरियल नहीं है, बिजली मटेरियल नहीं है, अगर आप बिजली को छू दोगे आप मटेरियल ही बन जाओगे। ठीक है, अगर आपने बिजली छुई और आप एशेज में होगे वो मटेरियल जो है हो जाएगा। तो बिजली मटेरियल नहीं है, बिजली लेबर नहीं है, बिजली को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस जो है हम कह देते हैं। ठीक है, पर इसको पूरा डिटेल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है। मटेरियल पूरा एक चैप्टर है, लेबर पूरा एक चैप्टर है, एक्सपेंस पूरा एक चैप्टर है, ओवरहेड पूरा एक चैप्टर है, फिर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस पूरा एक चैप्टर है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही क्या है, कॉस्ट। एक एक चीज की कॉस्ट निकालना सारा उसमें जो है सीखते हैं। पर अभी फिलहाल क्योंकि चैप्टर थोड़ा समझाना है तो हमने कहा ये जो मटेरियल लेबर एक्सपेंस है इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस पर जो मटेरियल इस पेन पर लगा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। जो लेबर इसको डायरेक्टली बना रही है, वो जो प्रोडक्शन वर्कर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। और इस पर कोई डायरेक्टली खर्चा अगर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा जो मटेरियल इस पर लगा वो डायरेक्ट मटेरियल, जो लेबर इसको बनाने में लग रही है डायरेक्ट लेबर, और जो इस पर डायरेक्टली खर्चा हुआ वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर ये इतना इजी नहीं है, तभी पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट है जो पूरा डिटेल में जो है कराएंगे। पर अभी थोड़ा सा आपके माइंड में बस समझाने की बात है, डिटेल में पढ़ेंगे। और हमने कहा इनडायरेक्ट क्या हुआ, जो डायरेक्टली इस पर नहीं लगा पर जरूरत है। जैसे फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वहां पर एक अटेंडेंस रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, मटेरियल तो है पर डायरेक्टली क्या इसके ऊपर पेपर लगा है, नहीं। तो मैंने कहा वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। मैंने कहा झाड़ू पोछा फिनाइल, हमने कहा डेली फैक्ट्री में झाड़ू पोछा फिनाइल लग रही है, वो भी क्या है, मटेरियल है। पर क्या फिनाइल इसके ऊपर लग रही है, हमने कहा नहीं। क्या झाड़ू पोछा इसके ऊपर लगा रहे हैं, हमने कहा नहीं, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही लेबर, हमने कहा वो लेबर जो डायरेक्टली इसको बनाने में लग रही है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। पर ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक चौकीदार। चौकीदार क्या है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा है। तो हमने कहा लेबर तो है पर क्या डायरेक्टली इसको बना रहा है, मैंने कहा नहीं, पर जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर जो है कह देते हैं। ऐसे ही हमने कहा एक्सपेंस, वो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो रेंट है तो खर्चा, पर क्या रेंट डायरेक्टली इस पर लग रहा है, मैंने कहा नहीं, पर फैक्ट्री की जरूरत है। तो ऐसे करके इनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट जो है बोलते हैं। तो जो डायरेक्टली इसी के ऊपर लगा वो डायरेक्ट आपका हो गया, जो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, जरूरत तो है, इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और इस इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक नाम क्या दे दिया है, ओवरहेड का नाम जो है हमने दिया है। कुछ को बात समझ आती है, ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है और 20 नंबर का आता है। मतलब 2 चैप्टर आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा जो है करेंगे। पर कुछ को बात फिलहाल समझ जो है आ गई।
और मैंने कहा ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका नाम क्या दिया, ओवरहेड, हमने कहा ये भी 3 जगह पर लगता है। एक लगता है फैक्ट्री में, एक लगता है ऑफिस में। ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, क्या मेरे को जरूरत है कि नहीं है, जरूरत है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो इनवॉइस रेज कर रहा है, तो उनको भी पेपर चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल। वो जो अकाउंटेंट है इनडायरेक्ट लेबर, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी बिजली का बिल आ रहा है, हमने कहा वो क्या है, एक्सपेंस। ऐसे मुझे क्या चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट भी चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए, वहां पर भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आ जाते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वाले खर्चे को फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस वाले खर्चे को ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल वाले खर्चे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसा कुछ जो है कहते हैं। पर फिलहाल हम सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड की बात जो है कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल हम फैक्ट्री की बात जो है कर रहे हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री में जो ओवरहेड लग रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी क्लासिफाई करते हैं 2 चीजों पर, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। थोड़ा सा और समझते हैं, इस पर भी 2 प्रकार के खर्चे होंगे, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड खर्चा कौन सा हुआ, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ये खर्चा फिक्स्ड है, जिसका एक एग्जांपल माइंड में रखना, रेंट। हमने कहा चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, रेंट तो फिक्स्ड है, रेंट तो फिक्स्ड है। चाहे मैं आज क्लास लूं या ना लूं, रेंट तो मुझे देना पड़ेगा। चाहे बैच अनाउंस हो या ना हो, मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो ये खर्चा मेरा क्या है, फिक्स्ड। और वेरिएबल खर्चे में एग्जांपल क्या लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल। अगर प्रोडक्शन होगी तो फैक्ट्री चलाएंगे, तो बिजली यूज करेंगे, पर अभी लॉकडाउन है या प्रोडक्शन आज नहीं हो रही, तो बिजली यूज नहीं होगी। क्या ये बात समझ आती है? तो हमने कहा वेरिएबल, अगर क्लास होगी तो ये सारी लाइटें ऑन होंगी, क्लास होगी तो लाइटें ऑन होगी, बिजली का बिल आएगा। पर अगर क्लास नहीं है, जैसे अभी आपकी भी छुट्टियां थी, मेरी भी छुट्टियां थी, तो उस समय मान लो हफ्ता क्लास है, महीना क्लास नहीं हुई, तो बिजली का बिल उसमें नॉर्मली कुछ भी जो है नहीं आता, ठीक है। तो हमने कहा जो चीज वेरी करती है उसको बोलते हैं वेरिएबल खर्चा, जो फिक्स्ड है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड खर्चा। क्या ये बात कुछ समझ आती है? चलो, तो अब इस बात को हमें समझना है। लो जी, अब इस बात को जो है हमें समझना है, इस बात को ध्यान से समझें। मैं पूरे साल फैक्ट्री रन कर रहा हूं, पूरे साल फैक्ट्री रन कर रहा हूं, और उससे फैक्ट्री रन करने से मैं यूनिट्स बना रहा हूं, मैं इन्वेंट्री स्टॉक जो है बना रहा हूं। तो इस स्टॉक में क्या इसका खर्चा हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन आता है, सोच के बताएं, एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन, मान लो कोई मोबाइल फोन है, इसकी बात करें तो इस पर खर्चा, हमने कहा जो मटेरियल है, सोच के बताना, इस पर जो मटेरियल है कितने रुपए का खर्चा होगा? मटेरियल का खर्चा कितने रुपए का होता होगा? इस पर जो प्लास्टिक लगा, सारा कुछ लगा है, कितने रुपए का खर्चा होगा? सोच सकते हो कितने रुपए का? 100 रुपए, उससे ऊपर का नहीं होगा। 100 रुपए, 200 रुपए लगा लो, और कुछ भी नहीं है। छोटा सा प्लास्टिक स्क्रीन है, 100 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है। अगर लेबर की बात करें, बनाने का खर्चा, लेबर की बात करें, कितने, मान लो 100-200 रुपए मान लो टोटल खर्चा। अगर इसकी सिर्फ बात करें, 500 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है, तो क्या ये फिर 1000 रुपए बिक जाना चाहिए? बिकता लाखों रुपए में है। क्यों लाखों रुपए में? क्या इसकी कॉस्ट सिर्फ 200-300 रुपए है? मैंने कहा जो मटेरियल है, जो इसके ऊपर मटेरियल लगा है, 100-200 रुपए का है। मैंने कहा जो लेबर है वो मान लो 100-200 की है, पर ये जहां बन रहा है, वो जो प्रीमाइसेस है, पूरी जो फैक्ट्री है, अगर रेंटेड होगी, हजारों करोड़ों का रेंट है, और अगर ओन्ड है तो डेप्रिसिएशन है, तो क्या ये कॉस्ट इसमें डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? डालनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा हर साल इनोवेशन हो रही है, हर साल इनोवेशन हो रही है। अब एआई पर इनोवेशन चल रही है, तो सोच के बाद वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इनका हजारों करोड़ों का खर्चा है, क्या इस पे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। इसलिए बहुत सारे खर्चे ऐड होते हैं, तो ये पूरा सब्जेक्ट आएगा, कितना कितना खर्चा कैसे कैसे डालना है, वो सारा पूरा आपको सिखाएंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट आती है, जो मैं कह सकता हूँ 80-90 हज़ार की कॉस्ट इनकी पड़ती होगी।
कॉस्ट इनकी पड़ती होगी, क्योंकि मटेरियल लेबर का खर्चा कुछ नहीं है पर बाकी सारा खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉस्ट कितनी पड़ती होगी, 80-90 हज़ार कॉस्ट पड़ती होगी। उस पर प्रॉफिट मान लो 20,000 का ऐड करके लाख सवा लाख में ये बेचते हैं, लाख सवा लाख में ये बेचते हैं। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे समझिए, कई बार आप मेरे को देख के भी मुस्कुरा देते हो, बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना, आपने सारा काम कर रखा है, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, किताबें दे रहे हैं 2-3, और बच्चे तो पेज भी काउंट कर लेते हैं, 500-500 पेज की किताब है, बाहर फोटोकॉपी वाला 50 पैसे में ये फोटो भी कर देगा। तो सारी किताबों की कॉस्ट कितनी है, सारी किताबों की कॉस्ट में अगर बात करूं तो 500 रुपए की किताबों की कॉस्ट है सारी। मान लो अकाउंट्स की किताबों की कॉस्ट कितनी आ गई, 500 रुपए की जो है आ रही है। उसके बाद लेबर चार्जेस, मेरी पढ़ाने की कॉस्ट, हाँ चलो मेरी पढ़ाने की कॉस्ट मान लेते हैं, चलो 500 रुपये मैं अपनी जो है ऐड कर लेता हूँ, या 1000 रुपये ऐड कर लेता हूँ, मान लो ये मेरी कॉस्ट आ गई, ठीक है, पर स्टूडेंट जो है मान लिया। पर क्या इतने में कॉस्ट हो गई? नहीं जी, इतने में कॉस्ट नहीं हुई। इस बात को समझना है। आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे हैं इस समय, आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे हैं, इसका रेंट कितना होगा? आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे हैं इसका रेंट कितना होगा? इतना रेंट है कि इस पूरे इलाके में दूसरा इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं हो रहा। इस प्रीमाइसेस का इतना रेंट है, आप खुद सोचें, इस प्रीमाइसेस का इतना रेंट है, किसी और की हिम्मत नहीं है। आप जहां पर पहले कहीं कोचिंग लेते होंगे, जिस मार्केट में लेते होंगे, ऊपर नीचे आजू बाजू बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, पर हम जिस प्रीमाइसेस में हैं, इस प्रीमाइसेस के आसपास भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? इसका रेंट अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस समय अगर रेंट की बात करें तो आप सोच के बताएं, इस समय इस प्रीमाइसेस का रेंट लगभग 10 लाख रुपए महीने का है। 10 लाख महीने का रेंट है, साल का कितना हो गया? 1,20,00,000। इतना तो सी इंडस्ट्री में किसी का रेवेन्यू नहीं है जितना हमारा सब रेंट का खर्चा है। इस समय जिस प्रीमाइसेस में बैठे, इतना बड़ा प्रीमाइसेस तो आपने कहीं और देखा भी नहीं होगा कि देखा है। इतना बड़ा क्लासरूम मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में नहीं है। इतना बड़ा क्लासरूम फिलहाल पूरे इंडिया में जो है नहीं है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 800 बच्चा एक साथ बैठ सकता है। और ये एक क्लासरूम नहीं है, ये एक क्लासरूम है, अगला क्लासरूम और आगे है, अगला क्लासरूम और आगे है, अगला क्लासरूम और जो है आगे है। ये सारे के सारे क्लासरूम का अगर रेंट अगर हम जोड़ते हैं तो 10 लाख महीने का रेंट है। पूरे साल का कितना हो गया? 1,20,00,000 का रेंट हो गया। तो क्या आपकी फीस में कॉस्ट में ऐड करूंगी? नहीं करूंगा, कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट में इसी को ऐड जो है मुझे करना पड़ेगा। अब कॉस्ट में कैसे ऐड करेंगे? कॉस्ट में कैसे ऐड करेंगे? अब यही सवाल बस आपको सीखना है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पर इसको कॉस्ट में अब कैसे ऐड करें। 1,20,00,000 का रेंट मान लेते हैं मैं पे कर रहा हूं, आपकी फीस में कितनी ऐड करूं? कैसे निकालें? सबसे 1,20,00,000 लेना शुरू कर दूं? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कैसे करें? जितने बैचेस हैं उसमें डिवाइड करें, जितने स्टूडेंट हैं। तभी मैंने कहा पूरा चैप्टर है ये, 20 नंबर का पेपर में आता है। क्यों? ये सबसे ज्यादा मुश्किल एक चीज है, कैसे डिवाइड करें, कैसे जो है डिवाइड करें। इसके बहुत सारे तरीके जो है आते हैं। तो एक तरीका अभी फिलहाल मान लेते हैं। अब क्या करना है, मेरे को ये मानना है 1,20,00,000 रुपए रेंट का खर्चा है पूरे साल का। तो हम पूरे साल अब सोचते हैं इस पूरे साल कितने बच्चे हम पढ़ा पाएंगे। एक एस्टीमेट फिगर जो है निकालनी पड़ती है। एक एस्टीमेट फिगर मुझे निकालनी, मान लेते हैं लगभग पूरे साल हम 5,000 बच्चे जो है पढ़ाते। तो मैंने कहा 1,20,00,000 का खर्चा मेरा हुआ, 5,000 बच्चे पढ़ाएंगे, जरा डिवाइड करके बताना कितना हुआ। तो मैंने कहा 1,20,00,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आया? 2,400। तो हमने कहा जी 2,400 की कॉस्ट मुझे हर बच्चे की फीस में डालनी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा जी मटेरियल पे खर्चा 500 का, लेबर पे खर्चा 500 रुपए का, हमने कहा रेंट का खर्चा कितना? 2,400।
ऐसे ही बिजली का बिल का खर्चा, ऐसे बहुत सारे खर्चे ये मुझे ऐड करके फिर हमारी फीस जो है पड़ती है, और उसमें हम बहुत नॉमिनल सा अमाउंट आपसे जो है चार्ज जो है करते, जो आपको नहीं पता होता, पर चलो इस पर चर्चा नहीं करते। पर ऐसे करके ये सारे के सारे खर्चे जब ऐड होके फिर टोटल कॉस्ट जो है आती है, ठीक है। पर इसी सवाल को अब जो है समझना है, तो वही आप चेक करो, द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एग्जाम्पल रेंट, उसी की बात कर रहे हैं। ये मेरा खर्चा क्या है, फिक्स्ड है, ये मेरा खर्चा क्या है, फिक्स्ड है, इज जर्नली बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में और प्रोडक्शन यूनिट में। एप्पल कंपनी सोचेगी इस साल का इतना खर्चा है, इस साल कितने मोबाइल फोन बिकने की उम्मीद है, कितने मोबाइल फोन बिकने की उम्मीद है, तो पर मोबाइल फोन का उनकी कॉस्टिंग जो है आ जाती है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो चेक करो, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर एग्जाम्पल रेंट इज जनरली बेस्ड ऑन नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम एक एक बच्चे पर ये कॉस्ट जो है निकालते हैं। ये बात समझ आई? अब थोड़ी स्टोरी अलग हो जाती है। अब सोच के बताएं, 1,20,000 का मेरा खर्चा हुआ, पीएनएल में चला जाएगा। 1,20,000 का, 1,20,00,000 का मेरा जो है खर्चा हुआ, ये पीएनएल में जो है जा रहा है। और जैसे जैसे आप एडमिशन लेते जाओगे, हर बच्चे की फीस पर 2,400 रुपये का मेरी आमदनी आनी शुरू हो गई। 2,400 की मेरी आमदनी जो है आनी शुरू होगी। और मान लेते हैं एग्जैक्टली 5,000 बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया, 5,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, हर बच्चे पर 2,400 रुपये मिल गए, तो भाई एग्जैक्टली 1,20,00,000 का खर्चा हुआ, 1,20,00,000 की आमदनी हो गई। आपका मैच जो है हो गया। पर आप सोच के बताओ, क्या कभी ऐसा होगा एग्जैक्टली 5,000 ही आ जाए? एप्पल कंपनी ने सोचा हम इस साल 1,00,000 मोबाइल फोन बेचेंगे, एग्जैक्टली 1,00,000 ही बिके, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कम ज्यादा तो हमेशा जो है होंगे। इसलिए अब सोचो, हमने सोचा था 5,000 बच्चे आएंगे, दोनों बातें हो सकती हैं, बच्चे कम भी हो सकते हैं, बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने सोचा था 5,000, पर इस साल बच्चे एडमिशन कितने लिए, सिर्फ 4,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। 4,000 बच्चों ने एडमिशन जो है लिया। तो अब आप सोच के बताओ, मेरे पास कमाई कितनी आई? मैंने कहा जी 4,000 इंटू में 2,400, कितना आया जी? 96 लाख रुपीस जो है ये मेरा आ गया। 1,20,00,000 का मेरा खर्चा हुआ, रिकवरी कितनी हुई? 4,000 बच्चों की एडमिशन हुई, सबको मैंने 2,400 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने कहा रिकवरी कितनी हुई? 96 लाख की रिकवरी जो है हो गई। तो कितनी रिकवरी नहीं हुई? 24 लाख कम रह गए, 24 लाख कम रह गए। तो कह रहे अनएलोकेटेड ओवरहेड, ये मैं 24 लाख एलोकेट नहीं कर पाया। तो मैंने कहा, मैंने एलोकेट करते 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 4,000 बच्चे आए, 2,400 के हिसाब से 96 लाख, 96 लाख तो एलोकेट हो गया, पर जो रह गया उसका क्या करें? इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस एंड टेकन टू पीएनएल। तो मैंने कहा भाई 24 लाख का मेरा नुकसान सीधा सीधा जो है हो गया। 1,20,00,000 का रेंट पे किया, जिसमें से 96 लाख की तो रिकवरी हो गई, 24 लाख का मेरा क्या हो गया? नुकसान जो है हो गया। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। तो मैंने कहा रेंट की रिकवरी से मेरा नुकसान जो है ये मेरा हो गया। पर अब अगर दूसरा केस लें, 5,000 की जगह बच्चे कितने आ गए? 6,000। 5,000 की जगह बच्चे कितने आ गए? 6,000। हर बच्चे से 2,400 जो है ले रहा था। तो मैंने कहा 6,000 इंटू में 2,400 करें, कितना आ गया? 1,44 लाख की रिकवरी हो गई। 1,44 की रिकवरी जो है हो गई। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। मैंने रेंट कितना पे किया? 1,20,00,000। रेंट की रिकवरी कितनी हो गई? 1,44,00,000। कितना एक्स्ट्रा रिकवर हो गया? 24 लाख। एक्स्ट्रा रिकवरी कितना हो गया? 24 लाख। मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो हुआ। पर यहां पर AS2 अब क्या कहता है? यहां पर AS2 क्या कह रहे हैं? सर ठीक है 24 लाख का फायदा हुआ, पर आप इसको रेंट के नाम का फायदा नहीं कहोगे। आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने रेंट से 24 लाख रुपए कमा लिए।
रेंट पे खर्चा मेरा एक्स्ट्रा हुआ समझ आता है, पर मेरे रेंट के नाम के 24 लाख रुपए कमाए, कह रहे ये थोड़ा अटपटी सी बात जो है हो जाएगी। आप ये नहीं कहोगे कि रेंट के नाम के 24 लाख रुपए कमा लिए, फिर कहोगे ये आपकी नॉर्मल रेवेन्यू एक्स्ट्रा जो है आया था। क्या ये बात समझ आती है? रेंट का खर्चा समझ सकते हैं, पर हम ये कहें खर्चा हुआ जी 1,20,00,000 और रेंट की रिकवरी अगर होगी 1,44,00,000, तो अगर रेंट से फायदा हो गया तो AS2 ने कहा अकाउंटिंग में हुआ तो फायदा है, इसलिए कॉस्टिंग में तो कहते हैं फायदा हो गया सीधा सीधा, पर अकाउंट्स में अब अकाउंटिंग करनी है तो उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग में अब ये मत कह देना कि रेंट ओवर रिकवर होके 24 लाख का फायदा हुआ, इसको हम नॉर्मल फायदा जो है कहेंगे। इस केस में अब वो क्या कह रहे हैं, अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो आप क्या करो, ये रिकवरी रेट को ही चेंज कर दो और फिर क्या करो, आप 1,20,00,000 को एक्चुअल फिगर से ही डिवाइड कर दो। 1,20,00,000 को एक्चुअल फिगर से डिवाइड करके अब आप क्या कहो, 2,000 पर स्टूडेंट की कॉस्ट जो है आप मानकर जो है चलो, तो आप क्या कहोगे, कॉस्ट ही जी 2,000 की पड़ रही थी और मैंने पूरा रिकवर जो है कर लिया, और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया बस वो रेवेन्यू का ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू मानेंगे, पर हम ये नहीं कहेंगे रेंट मेरा ज़्यादा जो है रिकवर हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल है पर कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है जी। तो इस बात को समझो। पहली बात जो आपको समझ आई, हमने कहा रेंट की रिकवरी कैसे करेंगे, हम जितने बच्चे पढ़ाने या जितने यूनिट प्रोड्यूस करने की बात करें उससे डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, एक रिकवरी रेट। हम क्या निकाल रहे हैं, एक रिकवरी रेट। वो कितना आया, 2400। हम उस पर रिकवर करते जाएंगे। अगर एडमिशन कम हुए या यूनिट कम प्रोड्यूस हुए तो जो डिफरेंस रह गया उसको मुझे क्या दिखाना है, खर्चा ही दिखाना है। खर्चा तो उतना ही मुझे दिखाना है, खर्चा तो कितना, 1,20,00,000 का मुझे पूरा दिखाना होगा। तो 96 लाख का खर्चा बुक कर दिया तो 24 लाख का अलग से बुक कर दो, ठीक है। 96 लाख का खर्चा आपने बुक कर दिया, 24 लाख का अलग से बुक कर दो। और अगर बच्चे बढ़ गए तो ये नहीं करना कि आप बुक कर रहे हो, आप क्या बुक कर रहे हो 1,20,00,000 और रिकवरी आप ज्यादा दिखा रहे हो, वो थोड़ा सा अटपटा जो है हो जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा दूसरे तरीके से कि इससे गड़बड़ क्या होगी, अभी दूसरे तरीके से समझाता हूं। पर एक बार अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो मुझे क्या करना है, इस रेट को ही चेंज कर देना है। कुछ बात समझ आती है। और उसके बाद ये लिखवाया, हाउ एवर इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स द नॉर्मल कैपेसिटी, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड पर यूनिट इज डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो वो 2400 से कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली हमारा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम जो है हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला तो सीधा सीधा है, एलोकेशन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर असाइन टू एक्चुअल प्रोडक्शन। बिजली का बिल तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से आता है, तो ये तो हमेशा एक्चुअल के हिसाब से ही जो है हमारा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी एकदम समझ नहीं आएगा और तभी इस पर आराम से सवाल जो है करने, आज की क्लास भी और कल की क्लास इसी पर जो है अपनी चलेगी, ठीक है। चलो तो इसी को अब मैं नीचे समराइज करवा देता हूं, तो भाई आराम से लिखें। इसी को समझते हैं ओवरहेड्स। हमने कहा जी दो प्रकार के होंगे, ओवरहेड दो प्रकार के होंगे। एक कह रहे हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड, एक है जी फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल बिल्कुल लास्ट में लिखना, फिक्स्ड ओवरहेड में ज्यादा लिखेंगे तो यहां पर वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का एग्जांपल रेंट, वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड तो प्रोडक्शन पर ही होता है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा बिजली का बिल, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतना कम बिजली का बिल। ऐसी हमारी बात करें, जितने ज्यादा बैचेस होंगे उतना ज्यादा बिजली का बिल, जितने कम बैचेस होंगे उतना कम बिजली का बिल। तो जितने बच्चे पढ़ाएंगे उसके हिसाब से ये तो सीधा सीधा जो है आ जाएगा। तो भी लिख लो, बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है जी। और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो मैंने कहा अब दो बातें हो जाएंगी,
कह रहे हैं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट is less than or equal to normal capacity। हमने सोचा था 5000 बच्चे पढ़ाएंगे, एक्चुअल में 5000 या उससे कम पढ़ाए। और दूसरा हमने कहा एक्चुअल आउटपुट is greater than नॉर्मल कैपेसिटी। और इस साल 5000 की जगह 6000 हमने जो है पढ़ा दिए। ठीक है जी। तो भाई अब आप चेक करें, अगर हमने बच्चे उतने ही पढ़ाए या उससे कम पढ़ाए तो मुझे रेट निकालना है। हाँ जी, रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमने कहा ओवरहेड को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नॉर्मल आउटपुट से। ओवरहेड को डिवाइड करेंगे किससे जी? नॉर्मल आउटपुट। 5000 से, चाहे 5000 पढ़ाए हो या 5000 से कम पढ़ाए हो। और आगे लिखें, कह रहे अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, और जो कम रह गए वो कहाँ जाएगा? टेकन टू P&L। और जो अनएलोकेटेड है वो कहाँ जाएगा? टेकन टू P&L। और ऐसे ही अगर आउटपुट ज्यादा हो गया तो हम रेट को रिवाइज करेंगे। हम रेट को रिवाइज करेंगे और अब क्या होगा? हमने कहा जी ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। उम्मीद करता हूं 70% 80% कुछ कुछ समझ आया। पहले एक सवाल करेंगे और समझ आएगा, और फिर गड़बड़ क्या होगी उसको और जो है समझते हैं। ठीक है, तो लो जी चेक करें एग्जाम्पल नंबर 14। लो जी ध्यान से चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वो कितना है? 9 लाख रुपए। हम नॉर्मली सोच रहे थे 1 लाख यूनिट बनाएंगे। कह रहे हैं प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इन द फॉलोइंग केसेस गिवन दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। और बात सारी वही है कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखनी है, तो उसमें कैसे क्या जो है रहेगा। पहला केस 1 लाख ही सोचा था, 1 लाख यूनिट ही बनाए, और लास्ट में कितने रह गए? 20,000। 80,000 बिक गए होंगे। 1 लाख सोचा था, 60,000 ही बने, जिसमें 40 बिक गए, 20 क्लोजिंग स्टॉक रह गया। 1 लाख सोचा था, 1,20,000 बन गए, जिसमें से 1 लाख बिक गए, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक जो है रह गया। सारा कहानी वही है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है अपने को जो है सीखनी है। ठीक है जी। तो भाई आराम से चेक करो, पूरे साल का पूरे साल का रेंट कितना है? 9 लाख। मैं सोच रहा था 1 लाख यूनिट बनाएंगे, 1 लाख ही बने। इस साल 60,000 बने, या इस साल 1,20,000 जो है बने। और मेरा मेन पर्पस क्या है? इसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है मुझे सीखनी है। चलो जी चेक करो। पहला एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 1 लाख। तो मुझे बताओ, अगर 1 लाख एक्चुअल प्रोडक्शन है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट बताओ जी, ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा? हमने कहा ओवरहेड रेट, हमने कहा जी 9 लाख का खर्चा किससे डिवाइड करूं? 1 लाख से। तो कितना आया? ₹9 पर यूनिट। ठीक है जी। और आगे इंपॉर्टेंट कह रहे इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
और अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखनी है। AS2 इसी की बात कर रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं जी, हर एक यूनिट बनाने पर रेंट कितना लग रहा है, 9 रुपये का लग रहा है। हर एक यूनिट बनाने पर रेंट कितना लग रहा है, 9 रुपये का। तो 20,000 यूनिट जो बने हैं उस पर रेंट की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, कितना, 9 रुपये के हिसाब से। तो 20,000 इंटू में 9 कितना आ गया, 1,80,000। तो कह रहे इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹1,80,000 वो कैसे आया, हमने कहा जी 20,000 इंटू में 9 विल बी एडेड टू कॉस्ट। तो कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड के नाम के 1,80,000 हमें ऐड करने पड़ेंगे। यदि बात क्लियर है। ऐसे ही अब आगे आओ, नेक्स्ट केस पर आओ। एक्चुअल प्रोडक्शन इस बार कितनी हो गई, एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ जी, इस बार हमारी कितनी हो गई, सिर्फ 60,000। तो मुझे ध्यान से बताओ इस केस में क्या होगा। हमने कहा जी ओवरहेड रेट, बताओ जी क्या करना है, 9 लाख को किससे डिवाइड करना है, 1 लाख से। हमने कहा अभी तो हम 1 लाख से ही डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा, ₹9 पर यूनिट, ₹9 पर यूनिट। ठीक है जी। और चेक करो, कह रहे इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, कितना ऐड करेंगे, वही 1,80,000। मैंने कहा एक यूनिट को बनाने में रेंट के 9 रुपए लगते हैं, तो 20,000 यूनिट जो बच गए उस पे 9 रुपए लगाने हैं, विल बी एडेड टू कॉस्ट, विल बी एडेड टू कॉस्ट। इतनी बात क्लियर है। और आगे लिखो, कह रहे अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, अनएलोकेटेड ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कितने हमारे, टोटल रेंट कितना, 9 लाख। कितना खर्चा हमने एलोकेट कर दिया, कितना खर्चा एलोकेट करा, जितना सामान बना, कितना सामान बना, 60,000 का सामान बना, हर पर 9 रुपए लगाए। 60,000 का सामान बना, हर पर 9 रुपए लगाए, तो ये कितना आ गया, 540। तो 540 का खर्चा एलोकेट कर दिया। इसी की अगर बात करूं तो 40,000 और 20,000, इस पर 9 रुपए कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इस पर 9 रुपए कहां जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। तो मैंने कहा हर यूनिट पर 9 रुपए लगाए, तो 60 में 40 तो बिक गया, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। और हमने कहा जो 20,000 बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक में जो है चला गया। और मैंने कहा बाकी जो अनएलोकेटेड है, मैंने कहा खर्चा तो 9 लाख का था, मैंने उसमें 540 का खर्चा तो एलोकेट कर दिया, तो कितना बच गया, 3,60,000। कितना खर्चा रह गया, 3,60,000। ये कहां जाएगा, टू बी टेकन टू P&L, टू बी टेकन टू P&L। और ये खर्चा एक्सपेंस मेरा जो है आ गया। तो इस बार का मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया, 3,60,000 का। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो जो सामान बिका वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया, जो सामान नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में गया, और एक्स्ट्रा जो खर्चा हो गया वो मेरा P&L में जो है मेरा जाएगा। क्या ये बात समझ आती है। लो जी, और ऐसे ही फिर लास्ट चेक करो, लो जी ऐसे ही लास्ट चेक करो। अब क्या होगा, हमने कहा जी ओवरहेड रेट, अब चेक करो जी ओवरहेड रेट। अब सोचा था 1 लाख यूनिट बनाएंगे, बना कितने दिए, 1,20,000। तो बताओ जी ओवरहेड रेट अब कैसे निकालेंगे, 9 लाख को किससे डिवाइड करना है, 1,20,000 से। ये कितना आएगा, 7 रुपये 50 पैसे। ये कितना आएगा जी, 7 रुपये 50 पैसे। और वही चेक करो, इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
और अब क्लोजिंग स्टॉक में कितने पैसे ऐड करने हैं? हमने कहा जी 20,000 इंटू में 7.5 रुपए, तो कितना आ रहा है? 1.5 लाख। कितना आ रहा है जी? 1.5 लाख विल बी एडेड टू कॉस्ट, विल बी एडेड टू कॉस्ट। और वही आप चेक कर लो, अब ध्यान से चेक करो, 1,20,000 यूनिट बने, कितने बिक गए? 1 लाख। कितने नहीं बिके? हमने कहा 20,000। इस पे भी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे भी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा? हाँ जी 7,50,000। और ये कितना आ गया? 1.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 7.5 लाख गए, क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ गया? 1.5 लाख गया। ये टोटल खर्चा वही 9 लाख का जो है ये मेरा आ गया। टोटल खर्चा मेरा क्या आ गया? 9 लाख का जो है ये मेरा आ गया। क्या ये बात समझ आती है? और इन केस अगर वही अगर बात करें, अगर मैं इसको डिवाइड 1,20,000 से नहीं करता, मैं इसको डिवाइड कैसे करता? अगर 1 लाख से कर देता तो 9 रुपये बनता, तो यहाँ पर कितना होता? 9 से और 9 से मल्टीप्लाई करते, ये कितना आ जाता? 9 लाख। ये कितना आता? 1,80,000। टोटल हमने कितना खर्चा दिखा दिया? 9 और 1 80। ये तो मेरा कितना अलग ही लेवल पर जो है चला गया। तो मैं कहा 9 और 1 80, मेरा 10,80,000 का खर्चा दिखा रहा हूँ। 10,80,000 तो खर्चा हुआ ही नहीं। आप बात समझ रहे हैं? इतना तो मेरा खर्चा ही नहीं हुआ, तो खर्चा तो जितना हुआ मैक्सिमम उतना ही दिखाना है, तो इसलिए हम इसको रिवाइज जो है हम जो है कर देते हैं। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ गई होगी। चलो, और आज का आखिरी सवाल ये पेपर का अब फुल फ्लेजेड 7 नंबर का सवाल जो है आता है। मैंने कहा सवाल यही आना है, सवाल यही आपका जो है आना है, पर ये पूरा 7 नंबर का जो है आता है। तो ये आप चेक करो, उसका एक सवाल अभी करेंगे एग्जाम्पल 15, और फिर अगर टाइम मिलेगा ये 7 नंबर का सवाल है, उससे पहले एग्जाम्पल 15 थोड़ा सा बस छोटा सा एक सवाल है, पर एग्जाम्पल 16 जो है ये हमारा 7 नंबर का जो है आ जाता है। तो लो जी चेक करें, लो जी चेक करें, ये अगर आएगा तो 4 नंबर का जो है आएगा। सिर्फ फिनिश्ड पूछेंगे 4 नंबर, और अगर तीनों पूछ लेंगे तो 7 नंबर। अब चेक करो, हमने कहा फिनिश्ड बनाने में मटेरियल कितना लगा? 100 रुपये। लेबर कितनी लगी? 50 रुपये। बिजली का बिल कितना आ रहा है? 20 रुपये पर यूनिट जो है आ रहा है। हमारा फैक्ट्री का रेंट कितना है? 1,20,000। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1000 यूनिट बनाने का सोच रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100 रुपये। और वही एक्चुअल में 1000 बने, एक्चुअल में 1200 बने, एक्चुअल में 800 जो है हमारे बने। क्या कहते हो, फिनिश गुड की वैल्यूएशन कर पाओगे? लो जी चेक करें, तो इसी पर आ जाते हैं। चलो जी अब ध्यान से चेक करो, केस 1 1000 बने, केस 2 1200 बने, केस 3 800 बने। अब बताओ जी मटेरियल कितना दिखाना है? हाँ जी मटेरियल कितना दिखाना है? मटेरियल तो मेरा कितना है? 100 रुपये पर यूनिट। तो मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है। 1000 बनेगा तब भी 100 रुपये पर यूनिट है, 1200 बनेगा तब भी 100 रुपये पर यूनिट है, और अगर 800 बनेगा तब भी 100 रुपये पर यूनिट है। मटेरियल का मुझे आपको किताबें देनी है, मुझे आपको किताबें देनी है। किताबें कितने की पड़ती हैं? 100 रुपये की पड़ती हैं। इस साल 1000 बच्चे आए तब मुझे सबको सेम किताबें देनी है 100 रुपये के हिसाब से। इस साल 1200 बच्चे हैं तभी मुझे सबको किताब देनी है 100 रुपये के हिसाब से। इस साल 800 है तभी मुझे किताबें देनी है सबको 100 रुपये के हिसाब से। ये तो पर यूनिट है। ऐसे लेबर की बात करें, लेबर कितनी? 50 रुपये के हिसाब से। तो मैंने कहा 50 रुपये लेबर ले रही है, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 800 हो। ऐसी बिजली का बिल कितना आता है? 20 रुपये के हिसाब से जो है आता है। 20 रुपये के हिसाब से बिजली का बिल जो है ये मेरा आता है। अब सवाल ये है रेंट का कितना पैसा मुझे जोड़ना है? अब ध्यान से बताओ रेंट का कितना पैसा मुझे जोड़ना है। पहले केस में रेंट का कितना पैसा जोड़ूं? हमने कहा जी 1,20,000। 1,20,000 का टोटल खर्चा है, किससे डिवाइड करूं? 1000 से।
किससे डिवाइड करूं? 1000 से। कितना आ गया? 120। कितना आया जी? 120। हमने कहा नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1000, तो भी 1000 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट में बताओ, अगर 1200 हो गया, अगर 1200 हो गया, किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करूं? अब 1200 से। अब किससे डिवाइड करना है? 1200 से। तो बताओ कितना आया? 100 रुपए। और अब दिल मत तोड़ना, अगर 800 हुआ तो अब किससे डिवाइड करूं? 1000 से। बस ये चीज ध्यान रखना, पेपर में 7 नंबर का सवाल और यहीं पर बच्चे गड़बड़ जो है करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्मल कैपेसिटी 1000 तक है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर बढ़ गई तो तब डिक्रीज जो है करेंगे। तो यहां पर कितना आया? 120। आगे तो काम हो गया। अब बताओ जी, कॉस्ट पर यूनिट टोटल करके बताओ। 290, 270, 290। इतनी बात क्लियर है? ये हमने कॉस्ट निकाली, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हर केस में? 100 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हर केस में? 100 यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बताओ जी कितनी आ रही है? 29,000। कितनी आ रही है? 27,000। कितनी आ रही है जी? 29,000। क्या ये बात समझ आती है? लो जी, और अगर यहां तक समझ आया, अब मान के चलें AS2 आपका ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। 4 नंबर अपना ऑन एन एवरेज मानकर जो है चले। आने को 7 नंबर आते हैं, पर एक एवरेज बात करें, 7 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 4 नंबर की मैं वेटेज मानकर चलता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में मान के चलें आपका 4% सिलेबस जो है आपका हो गया, 4 नंबर की तैयारी जो है हो गई। और आज का आखिरी सवाल, लो जी, आज का आखिरी सवाल खुद करना चाहोगे या मैं करवाऊं? चलो जी, पहले का पढ़वा देता हूं, अब आप चेक करो। ये आपका बेहतरीन सवाल, अगर ये हो गया तो अपने 4 नंबर 7 नंबर पक्के कर लो। रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस कितना है? 100। मैंने लोडिंग अनलोडिंग दे दिया है 10 रुपए, फ्रेट इनवर्ड दे दिया है 15 रुपए, और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी है कितनी? 105। कॉस्ट में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप सोच लेना। अब जितना पढ़ाया सारा समराइज हो गया। ऐसे फिनिश गुड की बात कर रहा हूं, फिनिश गुड पे मटेरियल कितना लगा? 250, लेबर कितनी लगी? 150, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे? 50। फिक्स ओवरहेड कितने डालने हैं आप डिसाइड कर लेना, ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं एक्स का कितना है? आपका 100, वाई का कितना है? 200। क्लोजिंग स्टॉक एक्स का कितना? रॉ मटेरियल कितना है? 100 यूनिट, और फिनिश गुड कितना है? 200। और आपको एनआरवी गिवन है, वाई की एनआरवी गिवन है 700 और 300। ये अब आपका एक स्टैंडर्ड सवाल पेपर का जो है आता है, इससे मुश्किल सवाल नहीं आ रहा। ये 7 नंबर का स्टैंडर्ड सवाल है। और आपको अब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड निकालना है, और फिर आगे स्टोरी जो है शुरू करनी है। तो भाई आराम से आप ट्राई करें। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी, फिनिश गुड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी, पहला काम ये करना है। और फिर कॉस्ट और एनआरवी विजुअल ओवर चेक करना है। अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर आया तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर आएगा। फिनिश गुड अगर एनआरवी पर आ गया तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट लोअर पर जो है आ जाएगा। बस इतना सा इंटर आसान है, इतना ही इंटर मुश्किल है। ऑनलाइन बच्चा मुझे अब कह रहा है गुड मॉर्निंग। तुमने अभी ज्वाइन करा है? वेरी गुड। हाँ, बच्चे का अभी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, करें सॉल्व आज का आखिरी सवाल। अगर कॉन्फिडेंट हो तो आगे भी पूरा स्टेटमेंट निकाल देना, और दिल में अगर धक धक हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना।
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? 125, बिल्कुल सही। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ रहा है? 550। तो भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जिनका आ गया, फिनिश गुड आ गया, आप नीचे वैल्यूएशन करनी शुरू करो, केस 1 और केस 2। और जिनका नहीं आया आप साथ साथ चेक करो। रॉ मटेरियल कैसे निकालोगे? परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस, ये सवाल में गिवन है 100 रुपये। फिर आपको लोडिंग कह रहे हैं तो ये ऐड होता है, ऐड लोडिंग चार्जेस, ये कितने गिवन है? 10 रुपये। फिर आपको फ्रेट इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो फ्रेट इनवर्ड कितना जी? 15 रुपये। तो ये परचेज कॉस्ट जो है आपकी आ जाएगी। तो हम परचेज कॉस्ट में सब कुछ ये ऐड जो है करते हैं। ऐसे फिनिश गुड की बात करें तो फिनिश गुड के सवाल में आपको गिवन है मटेरियल कितना? 250। मटेरियल कितना? 250। फिर कह रहे हैं जी लेबर 150। फिर कह रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड, कितना जी? 50। और फिर कह रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में आपको ओवरहेड गिवन है, नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है। आपको अब ये नहीं बता रहे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बता रहे, क्या मान के चलें? इतनी ही होगी। तो मान के चलते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी ही, जितना सोचा उतना ही होकर चला। बेस्ट अजम्पशन यही है, इतना ही हुआ होगा। अगर एक्स्ट्रा होता तो गिवन होता, तो नॉर्मल यही मानकर चलेंगे। तो हमने कहा फिर मुझे क्या करना है? हमने कहा जी 1 लाख को डिवाइड कर दें 1000 से, यही अजम्पशन हम लेकर चलते हैं। तो कितना आ गया? 100 रुपये। तो अगर ये 100 आ गया, 200, 300, 400, 500, 550 पेपर में। ये अब स्टैंडर्ड सवाल है और आपको लग रहा है हाँ ये अब बनता है 6-7 नंबर का इंटर के हिसाब से, ठीक है ना? तो ये एक सवाल जो है अब आपका जो है बन जाता है। और इसमें दिक्कत हुई, अगर एक भी वैल्यू गलत हो गई आगे सारा जो है गड़बड़ हो जाता है। चलो जी, और अब केस 1 की बात करें। केस 1 में अब मैंने कहा जी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स। हाँ जी, केस 1 सबने निकाल लिया? हाँ जी, टोटल मुझे बता सकते हो कितना आ रहा है? हाँ, केस 1 का कितना? 12 लाख 1,22,500, यही आंसर आ रहा है। किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? अभी कर रहे हैं, आराम से कर लो। हाँ, आराम से जो है करते जाए। हाँ, ऑनलाइन बच्चों ने निकाल दिया है। सर फिनिश गुड का आ रहा है 1,10,000, रॉ मटेरियल का आ रहा है 12,500, टोटल 1,22,500। हाँ जी, तो फिनिश गुड अब कैसे करेंगे? तो हमने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट, तो वही आप चेक करो। पिछले सवाल में एक गिवन थी, अब आपने निकाली है कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 550। और अब क्या है? एनआरवी। आपको एनआरवी केस 1 में गिवन है कितना? 700। केस 1 में कितना गिवन है जी? 700। लोअर ऑफ द टू, कितना जी? 550।
ठीक है जी। यूनिट्स बता सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है 200, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है वाई का 200, 200 यूनिट्स। और फिर से कहूँगा एनआरवी पर यूनिट लिखना, यहाँ पर रुपीज़ 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 ये लिखना बड़ा ज़रूरी, और फिर वैल्यूएशन। हमने कहा 200 यूनिट हैं 550 के हिसाब से, तो ऑनलाइन बच्चा कह रहा है 1,10,000, ठीक है। और आगे बढ़े, ऐसे ही फिर सेकंड आ जाओ, रॉ मटेरियल। मैंने इस बार आपका वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, पर बात आपको समझ जो है आ गई। तो भाई कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट सवाल में कहीं, अच्छा हमने नीचे निकाली थी कितना 125, तो 125 जो है आ गई। इसी पर वैल्यूएशन करनी है, तो यूनिट्स, हाँ जी, रॉ मटेरियल के यूनिट कितने हैं सवाल में कह रहे हैं 100, तो वैल्यूएशन, हाँ जी, हमने कहा 100 यूनिट 125 के हिसाब से 12,500, और ये कितना आया जी टोटल 1/22,500। क्या ये बात समझ आती है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बस इतना सा है, पर अगर एक वैल्यू गलत हो गई 7 में से 0 जो है हो जाता है। हाँ जी, नहीं अब कहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब सोचो अगर यहीं पर गड़बड़ हो गया तो मतलब जहाँ तक भाई जो वैल्यू आ जाएगी, देखो ये तो वर्किंग नोट है, इसके नंबर हैं, अगर ये सही है मानो 7 नंबर है, 3.5 नंबर इसके होंगे, 3.5 नंबर नीचे के होंगे। कभी कभार इसके कभी इंस्टीट्यूट नंबर देता है कभी नहीं देता, तो मान के चलो आधा नंबर इसका होगा और इसके 3.5। अब जिसका जितना सही हो गया आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है आई से कभी नहीं पता। तो मोरलेस मान के चलो इसके नंबर जो है होंगे, अगर इसके नंबर हुए और ये गलत हुआ तो सारा 0 हो जाएगा, और अगर इसके आधे आधे नंबर हो गए तो कई बार आई से उसके नंबर दे देता है। लो जी उनको माइक जो है फटाफट से दें, एक मिनट लो माइक में बोल दें। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तो दी हुई है इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हाँ वो तो सब सारे सवालों में गिवन थी। रिप्लेसमेंट कब चेक करेंगे? जब एनआरवी फिनिश गुड की लोअर हो जाएगी तब जो है आएगा। मैंने कहा बस यही ध्यान रखना, यही बच्चा गड़बड़ करता है। अगर फिनिश गुड की कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है तो मैं फिनिश गुड बेचूंगा ही बेचूंगा, तो क्या मैं रॉ मटेरियल को चेक करूंगा मार्केट प्राइस? नहीं, तब तो मेरे को रॉ मटेरियल कॉस्ट पर ही दिखाना है। जो ऊपर मैंने एक समरी बनाई थी, ऊपर समरी जो है बनाकर दी थी, आपने फिर गड़बड़ करी, इसलिए घर पर अच्छे से बार बार पढ़ते जो है जाना। कहाँ गया? देखो ये रहा, अगर एनआरवी ज्यादा है इनको कॉस्ट पर ही दिखाते, अगर इसकी एनआरवी कम हुई तो ये वाला रूल लगता है। पूरा कंसेप्ट जो है दिया था, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। और देखोगे ना इंटर में यही गड़बड़ है, आता सब कुछ है पर यहां बच्चे ने अगर सोच लिया सर रिप्लेसमेंट से करना है तो आई से आपका कोर्स ही रिप्लेस जो है कर देगा, ठीक है। अच्छे से करते जाना, नहीं तो कोर्स, कई बच्चे आते हैं सीए करने बाद में बीए करके चले जाते हैं। ध्यान रखना कौन सा सवाल कब क्या करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, ऐसे ही अब केस 2 पर आ जाओ। हेलो जी, केस 2 पर आ जाओ। पहला, हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है केस 2 का? कितना? 70,500 सबका आ गया होगा। तो भाई 70,500, बस फॉर्मेलिटी के लिए अब एक बार लिखवा देता हूं। तो हमने कहा जी चेक कर लो फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी, फिनिश गुड की बात करें तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 550। इसकी एनआरवी पर यूनिट, एनआरवी अपने को गिवन है कितनी? 300। एनआरवी अपने को गिवन है कितना जी? 300। लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू कितना? 300। हमने कहा जी यूनिट्स, यूनिट्स कितनी है जल्दी से बता दो? 200 यूनिट, और यहां पर रुपीज रुपीज रुपीज, आउटर कॉलम में रुपीज, और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन 200 यूनिट 300 के हिसाब से कितना आ रहा है?
60,000 कितना आया जी 60,000। और ऐसे ही फिर सेकंड आ जाओ रॉ मटेरियल, सेकंड आए जी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट वो कितना था 125। और अब क्योंकि ये एनआरवी पर गया, अब इसकी रिप्लेसमेंट प्राइस चाहिए मुझे। रिप्लेसमेंट प्राइस कितना 105। लोअर ऑफ 2 कितना 105। हमने कहा यूनिट से कितने हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट यहां पर किया जी 100 रुपीज 100 यूनिट। और वैल्यूएशन लो जी, वैल्यूएशन 100 यूनिट 105 के हिसाब से कितना 10,500 टोटल किया। कितना है जी 70,500 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। लो जी आराम से चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कर पा रहे हो अच्छे से? ठीक है जी, चलो जी। तो भाई आज इतना ही जो है करते हैं और इसको कल की क्लास में जो है या कर लें। 5 मिनट मेरे पास है, चलो एक बस काफ़ी है। अच्छा हाँ, मेरे पास अभी 4 मिनट मेरे को अपने दिख रहे थे। चलो ठीक है, इसको फिर कल जो है करते हैं। तो कल आपका ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट जो है हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट, जितना पढ़ाया प्लीज़ अच्छे से पढ़ते जो है रहना, जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ते रहना। कोशिश हो रही है क्लास में कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी है, पर आपको बस इसी की प्रैक्टिस जो है करनी है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं 7 नंबर तो पक्के जो है हो गए। चलो बहुत ही बढ़िया। पेपर में अगर 7 नंबर आए 6 नंबर आए, ये पक्का जो है होता जाएगा। एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और जेन्युइनली इतनी मस्त प्रैक्टिस जो है करेंगे कि आपका सारा कुछ अच्छे से जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।